Hello students, my name is Kumar, Assistant Professor in Chemistry at Government PG College कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं बच्चों। हम बच्चों बीएससी पार्ट जो फर्स्ट ईयर की यूनिट 3 है लिक्विड स्टेट, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी ऑलरेडी 7 क्लासेस इसकी हो चुकी है और आज हमारी 8वीं क्लास है जो कि लास्ट क्लास है। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हमने इमल्शन या पाइस के बारे में पढ़ा था। दो अमिश्रणीय द्रवों को जब हम मिला देते हैं कोलाइडी तंत्र का एक तरीके से हो जाता है ना बेटा, ये निर्माण हो जाता है। दो अमिश्रणीय द्रवों के कोलाइडी तंत्र इमल्शन या पायस कहलाते हैं। ठीक है, अतः इमल्शन में जो कोलाइडी विलयन है उनमें एक द्रव किसी अन्य द्रव में कोलाइडी कणों के रूप में वितरित हो जाता है। दूध, कोल्ड क्रीम, वार्निश पेंट ये होते हैं बेटा। और हमने इमल्शन के दो प्रकार भी पढ़े थे। दो प्रकार में कौन कौन से प्रकार बेटा? कि जल में तेल और तेल में जल। ठीक है, जल में तेल प्रकार के पायस और तेल में जल प्रकार के पायस। ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है, इस तरीके से। अब जो ऑयल इन वाटर प्रकार के पायस पढ़े थे हमने, जैसा कि दूध, जब इन कोलाइडी तंत्रों में परिक्षिप्त प्रवस्था के रूप में एक तेलीय पदार्थ जल में वितरित होता है। किस में होता है? जल में। ठीक है बच्चों, अब जो इन कोलाइडी तंत्रों में जल में तेल वाला प्रकार का है बेटा, जो दूध का एक एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से तेल में जल का एग्जाम्पल आइसक्रीम हो गई। इन कोलाइडी तंत्रों में परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में जल होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था ध्यान रखनी है बेटा यहाँ पे, कि परिक्षिप्त प्रावस्था ही चेंज हो रही है और उसी से ही हमारा जेल भी, वो जो प्रकार, जो उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पायस हमारे पास मिल रहे हैं, वो भी हमें अलग अलग मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और फिर इमल्शन के विभेद, उसमें पहचान कैसे करें कि ये कौन से प्रकार का इमल्शन है, वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर प्रकार का इमल्शन है। तो इसके लिए हमने तनुता परीक्षण, डाइल्यूट परीक्षण किया था। वे इमल्शन जिनमें जल मिलाकर किसी भी सीमा तक हम उनको तनु कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर विलायक के रूप में क्या उपस्थित होता है? जल उपस्थित होता है ना। इसलिए वे ऑयल इन वाटर इमल्शन होते हैं। किंतु यदि इमल्शन विलयनों को तेलीय द्रव द्वारा किसी भी सीमा तक हम डाइल्यूट करते हैं तो वे वाटर इन ऑयल इमल्शन कहलाते हैं। दूसरा परीक्षण था हमारा बेटा रंजक परीक्षण, डाई। अब डाई क्या होता है बेटा, ये ध्यान देने की बात है। डाई क्या होती है? उच्च अणुभार युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उच्च अणुभार युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो तेलीय द्रवों में सरलता से घुलकर रंग उत्पन्न कर देते हैं। तो यदि किसी इमल्शन में हम जब रंजक मिलाते हैं, जब हम डाई मिलाते हैं, तो तो वह संपूर्ण विलयन में घुलकर उस रंग को, उसके रंग को परिवर्तित कर देता है और यही क्या कहलाता है? वाटर इन ऑयल इमल्शन होता है। किंतु यदि इमल्शन का रंग परिवर्तित नहीं होता है तो वह ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है। ये हो गया रंजक। श्यानता और विद्युत चालकता परीक्षण भी हमने किया था। जल की तुलना में तेलीय द्रवों की श्यानता अधिक होती है, बिल्कुल सही है, जिसके आधार पर इमल्शन विलयनों में विभेद किया जा सकता है। और इसी प्रकार से चालकता भी किसकी होती है? जल की चालकता अधिक होती है। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन की चालकता वाटर इन ऑयल इमल्शन से अधिक होती है, जिसमें प्रावस्था के रूप में बेटा ऑयल मिला हुआ है वो ऑयल इन वाटर है, और जिसमें प्रावस्था पदार्थ के रूप में वाटर मिला हुआ है वो वाटर इन ऑयल इमल्शन होते हैं। ठीक है बेटा, अब इमल्शन का निर्माण कैसे करेंगे? दो अमिश्रणीय द्रवों के मिलाते हैं ना हम जब, तो इमल्शन निर्माण की क्रिया बाइसीकरण कहलाती है, जिसमें हमने बेटा एक तो हाइड्रोकार्बन सिरा होता था इसका और एक ध्रुवीय सिरा होता है। ठीक है, अब बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जेल। वे अर्धठोस कोलाइडी तंत्र जिनमें किसी द्रव की आधिक्य मात्रा एक ठोस में वितरित रहती है। किस में वितरित रहती है? एक ठोस में, जेल कहलाते हैं ये। जिलेटिन जेल, सिलिका जेल, अगर अगर जेल, बूट पॉलिश जेल, जैम, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा? जेल के ही एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, ये किसके एग्जाम्पल हैं? जेल के ही। अब जेलों का वर्गीकरण हमने किया था, जेल तंत्रों के स्थायित्व और उनके भौतिक गुणों के आधार पर किया था। एक तो उत्क्रमणीय या अप्रत्यास्थ। ठीक है, उत्क्रमणीय या प्रत्यास्थ, और अप्रत्यास्थ अथवा दृढ़ तथा थिक्सोट्रोपिक जेल।
ठीक है बेटा। अब आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो तो था स्थायित्व के आधार पर। अब ये किसी जल में उपस्थित द्रव की प्रकृति के आधार पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दो प्रकार से विभाजित करते हैं हम, अकार्बनिक जेल और कार्बनिक जेल। इन जेल तंत्रों में एक कार्बनिक द्रव ठोस प्रावस्था में वितरित होता है, जैसे कि सभी जलीय जेल, जैसे कि सभी जलीय जेल। और कार्बनिक जेल वे जल तंत्र जिनमें एक कार्बनिक द्रव जैसे अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ठोस प्रावस्था में वितरित होते हैं। किस प्रावस्था में वितरित होते हैं? ठोस प्रावस्था में, जैसे बेंजोजेल, अल्कोजेल आदि। जेल तंत्र में वितरित द्रव प्रावस्था के आधार पर भी उन्हें विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत हम कर सकते हैं। जेल में द्रव के रूप में यदि जल, अल्कोहल, बेंजीन आदि उपस्थित हो तो वे एक्वाजेल, अल्कोजेल व बेंजोजेल कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जब जल हो गया, जेल में द्रव के रूप में अगर जल उपस्थित है तो एक्वाजेल हो गया, अल्कोहल उपस्थित है तो अल्कोजेल हो गया, और बेंजीन उपस्थित है वो बेंजोजेल हो जाता है। ठीक है बच्चों, जेल के गुण। जेल के निम्न गुण पाए जाते हैं: जेल का फैलना, जेल का संकुचन। ठीक है बच्चों, अब जेल का फैलना क्या है? द्रव ने ही प्रत्यास्थ जेल को जब संगत द्रव के संपर्क में रखा जाता है। किसके? संगत द्रव के। तो वह द्रव की आधिक्य मात्रा अवशोषित करके प्रसारित हो जाता है। यह घटना ही क्या कहलाती है? जेल का प्रसार कहलाती है। जेल संकुचन या रुंधन। किसी जेल को एक लवण के सांद्र विलयन में डुबोने पर, किस में डुबोते हैं हम? लवण जो होता है, सॉल्ट होता है, उसके सांद्र विलयन में डुबोने पर अथवा वायु में खुला रखने पर आंतरिक द्रव अर्ध ठोस से बाहर आने लगता है। आंतरिक द्रव किससे? अर्ध ठोस से बाहर आने लगता है तथा सतह पर सूक्ष्म बूंदों के रूप में वह प्रक्षिप्त होता है। इस घटना के कारण जेल के आयतन में कमी आ जाती है। इस घटना के कारण क्या आ जाती है? जेल के आयतन में कमी आ जाती है। इसलिए यह क्या घटना जेल का रंधन कहलाती है। प्रत्यास्थता के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं। सिलिका जेल हो गया, एल्विना जेल हो गया, जो हमारे पास आदि दृढ़ जेल के अतिरिक्त अन्य सभी जेल बाह्य जल की उपस्थिति में विकृत हो जाते हैं। किसकी उपस्थिति? बाह्य जल जो होता है, अगर हम जल मिला दें, किंतु जब जल हटा देते हैं तो ये पूर्व आकार को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात प्रत्यास्थता का गुण ये दर्शाते हैं। विद्युत चालकता इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी जेल की विद्युत चालकता का मान उच्च तापों पर संगत सोल का चालकता के समान रहता है। किसके समान रहता है? चालकता के समान, अर्थात सोल से जल निर्माण में चालकता जो है वो अप्रभावित होती है। प्रकाशीय गुण। जिन जिन जेल तंत्रों में ठोस अवयव आधिक्य में उपस्थित होता है, किस में? ठोस अवयव आधिक्य में उपस्थित हो, वे अपवर्तन, विवर्तन आदि प्रकाशिक गुणों के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे कि गोंद हो गया हमारा। ठीक है बच्चों। जेल निर्माण की विधियाँ। अब जेल निर्माण की विधियाँ डिफरेंट विधियाँ हैं बेटा। कोलाइडी सोल के शीतलन द्वारा पहली विधि है, दूसरी है रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, अब पहला हम पढ़ते हैं कोलाइडी सोल के शीतलन द्वारा। अनेक पदार्थों के सोल विलयनों को ठंडा करने पर प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण परस्पर संयुक्त होकर एक दृढ़ ढांचे का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों? एक दृढ़ ढांचे का निर्माण करते हैं। वे न्यून तापों पर अर्धठोस जेल तंत्र हमें प्राप्त होता है। जैसे जिलेटिन का के 5% गर्म जलीय विलयन को ठंडा करें हम, तो उस ठंडा करने पर हमें जो जेल प्राप्त होगा वो जिलेटिन जेल हमें प्राप्त होगा। जिलेटिन के जो 5% हॉट एक्वस सॉल्यूशन है, उसको अगर हम ठंडा कर लें तो वो जिलेटिन जेल हमें मिल जाएगा। इसी तरह रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेकंड है, दो लवणों के मध्य विघटन क्रिया द्वारा जल तंत्रों का निर्माण, जेल तंत्रों का निर्माण भी संभव है। बेरियम आइसोसाइनाइड और MgSO4 का विलयन हम मिला दें तो क्या मिलता है हमें? बेरियम सल्फेट का जलीय जेल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये रहा BaSCN ट्वाइस प्लस MgSO4, जहाँ से क्या मिल जाएगा? BaSO4 और MgSCN का होल ट्वाइस। ठीक है, विलायक परिवर्तन द्वारा, यहाँ पर ध्यान से देखें, विलायक परिवर्तन द्वारा क्या होता है? ठीक है, कैल्शियम एसिटेट का ये एक एग्जाम्पल ले रखा है बच्चों यहाँ पे। तो CH3CO का ट्वाइस Ca के सांद्र जलीय विलयन को एथेनॉल के आधिक्य में स्थानांतरित करें हम,
तो संपूर्ण एसीटेट लवण एथेनॉल में स्थानांतरित हो जाता है। किसमें स्थानांतरित हो जाता है बच्चों? एथेनॉल में स्थानांतरित हो जाता है तथा एक अर्ध ठोस का निर्माण करता है जिसमें एथेनॉल उपस्थित होता है, अर्थात CH3CO ट्वाइस कैल्शियम का एक एल्कोजेल हमें प्राप्त होता है। एल्कोजेल क्यों प्राप्त हो रहा है बेटा? क्योंकि एथेनॉल यानी कि एल्कोहल, और एक्वाजेल कब प्राप्त होगा? जब हम वाटर को लेते हैं उसमें। ठीक है। अब स्कंदन द्वारा FeOH थ्राइस और एल्यूमिनियम OH थ्राइस। FeOH थ्राइस में बेटा आपको ध्यान लगाना है फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरस पर कितना चार्ज है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है। ये आपका आज का असाइनमेंट भी है इसमें। ठीक है बच्चों। आदि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हैं, आदि के जलीय सोल विलयनों में जब अपघट्य विलयन मिलाए जाते हैं तो वे स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदन से प्राप्त अवक्षेप में पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है बच्चों? जल उपस्थित होता है। ठीक है। स्कंदन से प्राप्त अवक्षेप में पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित होता है। यह अर्ध ठोस प्रावस्था ही यह अर्ध क्या है बच्चों? यह अर्ध ठोस प्रावस्था ही संगत जल के रूप में व्यवहार करती है। ये क्या करती है बेटा? ये संगत जल के रूप में व्यवहार करती है। अब आप आओ, कोलाइडी विलयनों के उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये कोलाइडी विलयनों के उपयोग रक्त का थक्का बनना, चोट का उपचार, ये हो गया। रक्त कोलाइडी तंत्र है जिसमें कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं। कोलाइडी कण कौन से होते हैं? ऋणावेशित है। अतः जब चोटग्रस्त स्थान पर फेरिक क्लोराइड विलयन अथवा फिटकरी लगाई जाती है। फेरिक क्लोराइड क्यों लगा रहे हैं बेटा? Fe और Cl, तो Fe+3 और Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, अथवा फिटकरी। ठीक है, जो होती है बेटा पोटाश एलम जिसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आज का आपका असाइनमेंट है कि इसका फॉर्मूला लिखें आप फिटकरी का, कि फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे ही सही बेटा, मैं तो बताऊंगा ही सही, पर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो जब चोटग्रस्त स्थान पर हम FeCl थ्राइस विलयन अथवा फिटकरी लगाते हैं तो उनसे मुक्त होने वाले Fe+3 आ गया ना बेटा, और पोटेशियम और एल्यूमिनियम आदि आयन कोलाइडी कणों को स्कंदित कर देते हैं। जो ऋणावेशित कोलाइडी रक्त में क्या उपस्थित है? ऋणावेशित कण, कोलाइडी कण होते हैं ना, ऋणावेशित होते हैं वो। तो वो ऋणावेशित जो कण होते हैं, ऋणावेशित जो आयन होते हैं, उनको फेरस Fe+3 या पोटेशियम या एल्यूमिनियम आयन कोलाइडी कणों के रूप में स्कंदित कर देते हैं, जिससे रक्त का स्त्राव रुक जाता है, और यह घटना ही रक्त का थक्का बनना कहलाती है। डेल्टा का निर्माण। नदियों के जल में मिट्टी तथा अन्य अशुद्धियां ऋणावेशित कोलाइडी कणों के रूप में उपस्थित होती हैं। किसके रूप में उपस्थित होती है बेटा? ये जो भी अशुद्धियां हैं वो ऋणावेशित कोलाइडी कणों के रूप में उपस्थित होती है। जबकि समुद्र के खारे जल में NaCl होता है, KCl होता है, MgCl2 होता है, MgSO4 होता है, KBr होता है, आदि लवण आदिक्य में उपस्थित होते हैं। आदि लवण होते हैं उपस्थित। ठीक है बच्चों। अतः नदियों का जल समुद्री जल के संपर्क में आता है तो लवणों से प्राप्त धनायन कोलाइडी कणों को स्कंदित कर देते हैं, जिससे मिट्टी समुद्र तल में जमने लगती है, और इससे उपजाऊ डेल्टा का निर्माण हमारे हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट अवक्षेपण। विभिन्न उद्योगों से मुक्त होने वाले धुएं, कार्बन, मिट्टी व अन्य अशुद्धियां कोलाइडी कणों के रूप में उपस्थित होती है। अतः जब धुएं को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों युक्त स्तंभ में प्रवाहित करते हैं, विपरीत आवेशित, ध्यान रखें बेटा, किसमें? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों के रूप में स्तंभ में प्रवाहित करेंगे तो आवेशित कोलाइडी कण इलेक्ट्रोडों पर जाकर उदासीन हो जाते हैं तथा अवक्षेपित हो जाते हैं, और हानिकारक अशुद्धियां रहित शेष वायु चिमनियों की सहायता से वायुमंडल में निष्कासित कर दी जाती है। इस शुद्धिकरण प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरण कॉन्टैक्ट अवक्षेपक कहलाता है। बेटा जो कोटा थर्मल की चिमनियां हैं हमारी, जब हम कोयले से यहाँ पर बिजली का निर्माण करते हैं तो इसके साथ साथ कोयले की जो राख होती है या कोयले का धुआं होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी
पाई जाती है। बहुत सारे हानिकारक जो PM2.5, PM10, ये नॉक्स सॉक्स, ये बहुत सारे उसमें केमिकल वो होते हैं। उन सबको रोकने के लिए, उन सबको अशुद्धि को रोकने के लिए हम बेटा क्या करते हैं, जो होता है ना उदासीन इलेक्ट्रोड्स, उनका उपयोग करके उनको उदासीन कर देते हैं, और जिससे वो क्या हो जाती हैं, वो अवक्षेपित हो जाती है, और हानिकारक अशुद्धियाँ शेष वायु की चिमनियों की सहायता से वायुमंडल में निष्कासित कर दी जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से चमड़े का शुद्धिकरण हम करते हैं। चमड़े जानवरों से प्राप्त चमड़े में प्रोटीन धनावेशित कोलाइडी कणों के रूप में वितरित होते हैं, जबकि टैनिक अम्ल जो होता है वो ऋणावेशित होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते ही बेटा क्या हो जाता है, वो अवक्षेपित हो जाता है। तो वे कोलाइडी कण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसी तरह से जो हमें आसमान का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में धूल तथा मिट्टी के कण कोलाइडी आकार के होते हैं, अतः जब इन कणों पर प्रकाश विकिरण आपतित होते हैं, क्या आपतित होता है, प्रकाश के विकिरण, तो मिट्टी के कण नीले रंग के विकिरण को प्रकीर्णत विकिरणों को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, फैला देते हैं, जबकि अन्य सभी विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं, जिसके कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। जल का शुद्धिकरण भी हम करेंगे। जल का शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण क्या होता है बेटा, अशुद्ध जल में मिट्टी तथा अन्य अशुद्धियां ऋणावेशित कोलाइडी कणों के रूप में उपस्थित होती है। जब अशुद्ध जल में FeCl3, K2SO4, Al2SO4 का होल थाइस डॉट 24H2, बेटा ये यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है जो मैंने पहले यूज किया था, है ना। तो आप जरूर ध्यान करें कि ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका आज का असाइनमेंट भी है। तो उनमें मुक्त होने वाले धनायन कोलाइडी कणों का स्कंदन कर देते हैं, जिससे अशुद्धियाँ जल से पृथक हो जाती है। फोटोग्राफी फिल्म के निर्माण में भी हम इसका यूज करते हैं। फोटोग्राफी फिल्म किससे, सेलुलोज प्लेट का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी फिल्म में, जिस पर जिलेटिन रक्षक की उपस्थिति में AgBr कोलाइडी कणों के रूप में वितरित होता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, वाहित मल सीवरेज का विस्तारण, सीवरेज में विभिन्न ठोस अशुद्धियां कोलाइडी कणों के रूप में जल में वितरित होती हैं। अतः जब इस कोलाइडी तंत्र को दो विपरीत आवेशी इलेक्ट्रोडों के मध्य से होकर गुजारा जाता है, तो वो आवेशी कोलाइडी अशुद्धियां विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर उदासीन होकर बेटा क्या हो जाती है, वो अवक्षेपित हो जाती है, और जिनका उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में हम उपयोग करते हैं, तथा शेष जल को नदियों में प्रभावित कर दिया जाता है। इस तरीके से बेटा हमने ये क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा कोलाइडी विलयनों के उपयोग भी हमने पढ़े। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक यू।